मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल कितने भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। हम इस लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है, और कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है यूपी बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड में भी है, लेकिन हम देख रहे हैं बस यूपी बोर्ड का फिलहाल में, ठीक। तो पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था, ठीक। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया की गति है वो कोई चीज़ बढ़ा दे या घटा दे, वो क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब सर, कहने का मतलब ये है, अगर आप चाय बना रहे हो, चाय अगर आप कम टेम्परेचर पे बनाओगे, कम तापमान पे बनाओगे, तो जो चाय है वो देरी से क्या होगा, बनेगा, ठीक, क्या होगा, देरी से बनेगा। लेकिन जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हो तो चाय क्या होता है, चाय और जल्द बन जाता है और फास्ट बन जाता है। कैसे? क्योंकि तापमान आपने बढ़ा दिया, तो तापमान को बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो जो जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है। वेग बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक, जो जो चीज़ें उसको प्रभावित करेगी वो चीज़ें हमारे क्या कहलाएंगे, कारक, क्या कहलाएंगे, फैक्टर, ठीक। कौन सा फैक्टर? रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो इस लेक्चर में ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक सर। और क्या देखेंगे? और हम देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जो आज का जो पहला हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आप भी पहला हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। तो जो पहला हेडिंग है, पहला वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसको इंग्लिश में भी हेडिंग लगा लेते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिसको डालने से या तो रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाए या तो घट जाए। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। 3-4 चीज़ें हैं, ठीक, मेन चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला है ताप, सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। सर कैसे बढ़ जाती है, तो समझा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया बढ़ेगी। अगर आप तापमान घटाओगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, कम करोगे, तो अभिक्रिया की वेग क्या होगा, घट जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, ठीक। तो जो पहला फैक्टर है, पहला मेरे ख्याल से वो होना चाहिए ताप। इंग्लिश बोलते हैं टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ओके। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग होती है, गति, वो बढ़ जाती है। सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ताप को बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब कि जो अभिक्रिया की वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है, वेग बोले तो गति, ठीक, वो बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि
ताप बढ़ाने पर वेग घटेगा, रासायनिक अभिक्रिया की वेग बढ़ेगी या घटेगी? रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो आप बोल देना कि अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया की वेलोसिटी है, गति, वो बढ़ जाती है। ठीक, बढ़ जाती है। अब आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक, और क्यों होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लो, कोई भी चीज़ ले लो। अगर आप रसोई घर में कोई चीज़ बनाते हो, ठीक, अगर आप रसोई घर में कोई चीज़ बनाते हो तो आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वो चीज़ जल्दी पक जाती है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में जो खाना वाना बनता है, चाहे वो बनता है, उसमें तो जो रसोई घर होता है, रसोई घर, उसमें जो खाना बनता है, जो कोई भी चीज़ बनती है, उसमें तो क्या होता है, रिएक्शन ही तो होता है, तभी तो जाके कोई चीज़ बनता है। दाल चावल आपस में मिला दी, खिचड़ी बन गया, ठीक, आलू को डाल दिया, सब्जी बन गया, उसमें क्या होता है, कई करोड़ों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तब जाके कोई चीज़ बनता है। ठीक, अगर हम कम ताप पर बनाएंगे तो जो खाना होगा वो देर से पकेगा, लेकिन अगर हम जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज कर देंगे तो जो खाना होता है वो फास्ट बन जाता है, जल्द बन जाता है। तो जो तापमान है, तापमान वो भी एक फैक्टर है, उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर। कौन सा फैक्टर? तापमान को बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया की जो गति, वेग है, वो बढ़ जाती है। ठीक, सर क्यों बढ़ती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखो जाहिर सी बात है, 2 गिलास ले रहे हैं हम। ठीक, क्या ले रहे हैं, 2 गिलास ले रहे हैं। ठीक, एक गिलास ये है, एक गिलास ये है। ठीक, एक गिलास ये है। अब इस गिलास में एक पानी कितना है, ये गिलास में ये पानी है, क्या है, ये पानी है। ठीक, ये पानी है। ठीक, और कितना पानी है, 100 ml। ठीक है, और इसमें भी पानी है। ठीक, इसमें भी क्या है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। ठीक, वो कितना है, ये है 100 ml। ठीक, लेकिन बात ये कि ये नॉर्मल पानी है। कौन सा नॉर्मल? नॉर्मल बोले तो जो गर्म नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पानी, वाटर। ठीक, ये गर्म पानी है, क्या है, गर्म पानी है, गर्म पानी। ठीक, अब होगा क्या होगा, अगर हम इसमें रंग डालेंगे, कलर, क्या डालेंगे, रंग, कोई भी रंग डालो आप इसमें, अगर आप रंग डालोगे, ठीक है, अगर आप इसमें रंग डालोगे, रंग, ठीक है, तो होगा क्या, देखो जो पानी गर्म नहीं है, जो पानी गर्म नहीं है उसमें जब आप रंग डालोगे तो रंग अपने आप घुलना चालू होगा, लेकिन वो देरी से घुलेगा। जो रंग है वो पानी में देरी से घुलेगा। क्यों घुलेगा बता रहा हूँ। ठीक, लेकिन आप जब आप गर्म पानी में कोई रंग डालोगे तो इसमें कलर तुरंत घुल जाता है। क्या होता है, तुरंत घुल जाता है। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि जो नॉर्मल पानी था, जो पानी के जो पानी के अणु हैं, मॉलिक्यूल है, वो एकदम शांत है। जब इसका ताप ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है, जब नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक, तो इनके जो अणु होते हैं वो ऐसे एकदम अस्थायी होते हैं। ठीक, कोई किसी से मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन जो अगर आप इसी पानी को गर्म करो तो इनके जो अणु है, जो पानी, जो H2O के अणु है, पानी जिससे मिलकर बनता है, ठीक, उसके जो अणु मॉलिक्यूल है वो तेज़ी से भागने लगते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ाओगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो तेज़ी से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से जब आप इसमें रंग डालते हैं तो अणु तुरंत भागते रहते, तो जल्द से जल्द इसमें क्या होता है, रंग घुल जाता है। लेकिन इसके अणु शांत है और इसमें आप रंग डालोगे तो वो बोलेंगे भाई अपना ऐसे ही रहेंगे, उसको आना है तो आने दो, कलर मिलना है तो अपने आप मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे के तैसे ऐसे खड़े रहते हैं। ठीक, लेकिन आप जैसे इसमें कलर डालते हो, रंग डालते हो, ये तुरंत, क्योंकि ये अणु भाग रहे हैं। आपने देखा होगा अब आप पानी गर्म करते हो, जब पानी नॉर्मल होता है तो एकदम शांत रहता है, लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी का उबलना चालू हो जाता है। क्यों उबलता है? क्योंकि उसकी जो अणु थे वो भागने लगे, उनकी गति ऊर्जा बढ़ गई, इसलिए पानी खटाखट के यहाँ वहाँ भागने लगे। अगर आप उस गर्म पानी में कोई चीज़ डालोगे तो जल्दी घुलेगी कि कम घुलेगा? कम समय में लगेगा घुलने में कि अधिक समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर कम समय लगेगा, क्योंकि वो पानी गर्म है और उसके अणु क्या हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक, उनकी गति ऊर्जा ज़्यादा है। तो तापमान बढ़ाया आपने, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया जो भी इसमें हुई, कलर घुले, वो तुरंत से घुल गया। ठीक, तो जल्द घुल गई। तो यही कहना चाहता हूँ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, ताप को बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हो, कभी आपको प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक, कारण क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कारण।
क्या देंगे, कारण। ठीक, कारण ये है कि जब जब ताप बढ़ाया जाता है तो जो अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है। और अणु जब गतिज ऊर्जा बढ़ गया, जब अणु जल्द तेजी से भागने लगेंगे तो होता क्या है, इससे होता ये है कि जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की गति या दर बोल दो, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जब ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, एक बार और समझा देता हूँ। रसोई घर में चलते हैं। ठीक, तो देखो, आप दूध लिए, ठीक, उसमें चीनी डाले, चाय पत्ती डाले, अदरक डाले, ठीक, आप सबने डाल दिया। अगर आप उसको स्लो टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, ठीक, अगर आप उसको पकाओगे तो चाय जो बनने में अधिक समय लेगा। क्या होगा, चाय बनने में अधिक समय लेगा। क्यों, क्योंकि उसका तापमान कम है। क्या है, तापमान कम है। लेकिन जैसे ही आप ताप को बढ़ाते हो तो क्या होता है, ताप बढ़ता है, जिसके वजह से उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो चाय बन रहा है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो तेजी से गतिज ऊर्जा पाके उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो तेजी से मूव ऑन करने लगते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भागने का अर्थ क्या है, वो जब भागने लगेंगे इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, गति, वो बढ़ गया तो इससे चाय जल्दी बन जाता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो सीधा ये है कि अगर आप ताप को बढ़ाओगे तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, ताप को बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसका अर्थ है कि अभिक्रिया की गति बढ़ गई। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। ठीक, इसको आप उतार लो। ठीक, नोट्स बना लो। इसका जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो क्या है लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ताप एक फैक्टर है। क्या है, फैक्टर बोले तो एक कारक है। कारक, किसका कारक, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। सर अगला क्या है, अगला है सांद्रता। अगला क्या है, सांद्रता। सर सांद्रता क्या होता है बता रहा हूँ। ठीक, सब बताएंगे। सांद्रता, जो अगला है वो है सांद्रता। ठीक, जो सेकंड है वो है सांद्रता। जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है। ठीक, कंसंट्रेशन। ओके, तो सांद्रता सर क्या होता है, तो देखो सांद्रता पहले होता क्या है ये समझो। देखो, अगर कोई चीज़ जितनी गाढ़ी है, इसका कोई चीज़ जितना गाढ़ा है इसका मतलब कि उसकी सांद्रता अधिक है। कोई चीज़ जितनी पतली है उसका मतलब उसकी सांद्रता कम है। ठीक, क्या है, कम है। जैसे अगर आप 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी डालोगे तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, पानी गाढ़ा हो जाएगा। क्यों गाढ़ा होगा, क्योंकि आपने उसमें डाल दिया चीनी। 100 ग्राम पानी में, पहले ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक दो क्या लिए, गिलास लिए। ठीक, क्या है, गिलास है, इसमें क्या है 100 ml पानी है। क्या है, 100 ml पानी। ठीक, एक और ले लेते हैं गिलास। ठीक, एक और गिलास ले लेते हैं। ठीक, और इसमें भी क्या है 100 ml पानी है। क्या है, पानी। ठीक, 2 गिलास है। अगर आप इसमें चीनी डाल दो, क्या डाल दो, चीनी कितना, 50 ग्राम। और आप इसमें भी क्या डाल दो, चीनी डाल दो। क्या, चीनी कितना, 100 ग्राम। ठीक, अब 100 ml पानी में 50 ग्राम चीनी डाला आपने, तो ये भी 100 ml पानी में आपने 100 ग्राम चीनी डाल दिया। ठीक है, तो चीनी देखो, पानी की मात्रा सेम है, पानी सेम है 100 ml। ठीक, लेकिन इसमें आप देखोगे कि इसमें 50 ग्राम चीनी है और इसमें 100 ग्राम चीनी है। ठीक, तो ये बताओ कि कौन सा पानी ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो आप सर बोलेंगे कि अच्छा
इसमें 50 ग्राम चीनी, इसमें 100 ग्राम चीनी है, पानी की मात्रा सेम है। इसका अर्थ यह है कि जिसमें चीनी अधिक होगी वो अधिक गाढ़ा होगा, जिसमें चीनी कम होगा वो कम गाढ़ा होगा। तो जो अधिक गाढ़ा है तो इसकी बोलेंगे इसकी सांद्रता अधिक है। क्या है? इसकी सांद्रता अधिक है, अधिक है। और जो इसकी सांद्रता है, सांद्रता वो क्या है? वो कम है। क्या है? कम है। तो सांद्रता क्या होता है? सांद्रता ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी गाढ़ा है, कोई चीज़ कितना पतला है, बस ये बताता है सांद्रता। सांद्रता का मतलब है गाढ़ापन, कोई चीज़ कितना गाढ़ा है उसको बोलते हैं उसकी सांद्रता अधिक है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अब सर अच्छा ये आप नोट्स कर लो, ओके, बाकी आपको डीपीपी मिल जाएंगे। अब बोलोगे सर एक बात बताओ कि ये जो आप सांद्रता लिखो तो इसका अर्थ मतलब ये भी क्या है, इसको बढ़ाने से घटाने से क्या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा घट जाएगा? तो बोलोगे हाँ, अगर आपने सांद्रता बढ़ा दिया तो जो वेग है वो भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले नोट्स कर लो, आई होप आपने नोट्स कर लिया होगा। ठीक, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हम सांद्रता, किसी भी पदार्थ की सांद्रता, क्या किसी भी पदार्थ की सांद्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की दर मतलब गति, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया की दर है, गति है, वो बढ़ जाएगी। सबसे पहले यही नोट्स करेंगे। कोई पूछेगा कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा कि घट जाएगा? आप बोलोगे सर बढ़ जाएगा। ठीक, क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर सांद्रता बढ़ा देंगे तो वेग बढ़ जाएगा। ठीक, कैसे बढ़ेगा समझ लेते हैं। ठीक, तो आप ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसका कारण भी समझ ले गए। ठीक, वही एग्जाम्पल है। ठीक, फिर से दो क्या ले रहा हूँ, फिर से दो ले रहा हूँ गिलास। ठीक, एक ये गिलास, एक ये गिलास। ओके, इसमें भी ले रहा हूँ मैं पानी, इसमें भी मैं ले रहा हूँ पानी। ठीक, इसमें क्या है? इसमें है पानी, 100 ml क्या है? पानी है, 100 ml पानी है। ठीक, और ये भी क्या है? इसमें भी तुम्हारा 100 ml पानी है। ठीक, इसमें भी तुम्हारा 100 ml पानी है। और इसमें एक चीज़ और है, 100 ग्राम चीनी है। क्या है? चीनी है, 100 ग्राम चीनी। ठीक, 100 ग्राम चीनी। ओके, देखो अगर बस पानी है, पानी और देखो ये 100 ग्राम, सुनो ध्यान से, ये 100 ग्राम पानी है, ये भी 100 ग्राम पानी है, लेकिन इसमें बस पानी है, इसमें सिर्फ पानी है, H2 है, लेकिन इसमें पानी भी है और 100 ग्राम चीनी है। तो ये बताओ इन दोनों गिलास में से कौन सा गिलास ज़्यादा गाढ़ा होगा? आप बोलेंगे कि सर जिसमें पानी और चीनी है वो गिलास अधिक गाढ़ा होगा। ठीक है, गाढ़ा हो गया। ठीक, तो ये अधिक गाढ़ा है। क्या है? ये गाढ़ा अधिक है, अधिक गाढ़ा है, गाढ़ा है। ठीक, ये कम गाढ़ा है। अब एक बात बताओ, अगर ये 100 ग्राम बस पानी है और ये 100 ग्राम पानी और चीनी है, तो ये बताओ कि इसके जो मॉलिक्यूल है जिससे मिलके पानी बना है वो क्या होंगे? वो दूर दूर होंगे। ठीक, वो क्या होंगे? दूर दूर होंगे। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें आपने चीनी भी मिला दिया है। जब आपने चीनी मिला दिया तो ये चीज़ हो गई गाढ़ा, और गाढ़ा होने का मतलब है कि उसके अणु आ गए पास पास, उसके अणु आ गए पास पास। देखो कोई चीज़ गाढ़ा कब होता है और कोई चीज़ पतला कब होता है? जब किसी पदार्थ के जिस अणु से मिलके वो पदार्थ बना है, अगर वो अणु दूर दूर है तो वो चीज़ क्या होगी? थोड़ी पतली हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और जिसके अणु पास पास है वो चीज़ हो जाती मजबूत। जैसे पानी है, पानी के जो अणु होते हैं, जो पानी के जो कण होते हैं जिससे मिलके पानी बनता है, वो दूर दूर होते हैं, इसलिए पानी बहता है। ठीक, इसलिए पानी क्या होता है? फ्लो, मतलब कि उसमें फ्लो होने की, बहने की प्रवृत्ति होती है, वो बहता है। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि क्या लोहा बहेगा? क्या ईटा, जो लोहा ईटा है वो बहेगा? क्या पत्थर बहेंगे? अगर आप लोहे को ऐसे रख दोगे तो जैसा का तैसा वैसा ही खड़ा रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन पानी यहाँ से वहाँ बहते रहता है। क्यों? क्योंकि जो लोहा जिससे मिलकर बना है Fe, आयरन से, उसके जो कण होते हैं, उसके जो परमाणु, उसके जो अणु होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं। जो चीज़ जितनी पास है वो चीज़ उतनी गाढ़ा है, उतनी मजबूत है। और जिसके अणु दूर दूर है वो चीज़ उतनी पतली है, उतना कमज़ोर है। ठीक, तो चूंकि ये गाढ़ा है
तो इसके अणु पास पास है, ठीक। और ये गाढ़ा थोड़ा मतलब कि कम, ये पतला है तो इसके अणु दूर दूर हैं। अगर आप बात बताओ, अगर आप इसमें रंग डालोगे, वही फिर से अगर आप इसमें रंग डालोगे, ठीक, और इसमें आपने डाला रंग, तो ये बात बताओ कि किसमें जल्दी से जल्दी घुल जाएगा। देखो इसके अणु दूर दूर है, इसके अणु पास पास है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो पास पास है। तो जिसके मॉलिक्यूल पास पास है, जाहिर सी बात है कि उसमें रंग जल्दी घुल जाएगा, और जिसके अणु दूर दूर है उसमें जाहिर सी बात है उसमें रंग थोड़ा स्लो घुलेगा लेकिन स्लो घुलेगा। तो यही होती है सांद्रता। जिसकी सांद्रता अधिक, जिसका गाढ़ापन अधिक, जो चीज़ अधिक गाढ़ा है उसमें रंग जल्द घुलेगा, उसमें अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो रंग जल्द घुलेगा। जो चीज़ पतला है, जो चीज़ कमज़ोर है, उसमें रंग डालोगे उसमें भी रंग घुलेगा लेकिन घुलने में समय लेगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर आपने इसमें रंग डाला है पतले वाले में और रंग डाला है गाढ़े वाले में, तो गाढ़े वाले में अभिक्रिया तेज होगी, जो अभिक्रिया की वेग जो अभिक्रिया की दर मतलब वेग, वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपने सांद्रता बढ़ा दी। अगर आप सांद्रता घटा देते हो, जैसे ये पतला है तो इसमें अभिक्रिया कम देर से मतलब होने में टाइम लगेगा, इसलिए रंग डालने पर क्या होता है, रंग डालने पर इसमें थोड़ा स्लो घुलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कारण लिख लेते, कारण। तो कारण क्या है, कारण यही है कि कारण क्या है, कारण ये है कि सांद्रता बढ़ाने पर जो अणु हैं, अणु या पदार्थ के अणु लिख देता हूँ, पदार्थ के अणु, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पास आ जाते हैं, पास क्या आ जाते हैं, पास, जिसके वजह से अभिक्रिया का वेग वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। तापमान में क्या था, फिर से बता रहा हूँ, तापमान बढ़ाओगे तो जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया जल्द होता है, ठीक। सांद्रता बढ़ाओगे तो कण पास आ जाएंगे, जिसके वजह से रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लो। बाकी इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। अगर आपने नोट्स नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, ओके। सर अगला क्या है, अगला है दाब। क्या है, दाब। अच्छा, दाब बढ़ाने पर सर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटेगा या बढ़ेगा, अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगला जो है वो है दाब। क्या है, जो अगला है तीसरा वो है दाब बोले तो प्रेशर, दाब बोले तो प्रेशर। देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर आप दाब को बढ़ाओगे तो जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपको यही दिमाग में रखना है, और क्यों बढ़ जाएगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। फिर से वही चीज़ लेंगे हम, 100 ग्राम इसमें पानी लेंगे, ठीक है, 100 ग्राम इसमें पानी लेंगे, ठीक, 100 ग्राम, 100 ml पानी, ठीक। और ये ले लो, इसमें भी हम ले लेंगे 100 ग्राम पानी, ठीक है, 100 ग्राम पानी, 100 ml पानी, ठीक है, पानी ले लिए। लेकिन एक काम ये कर रहे हैं हम लोग कि इस पे लगा दे रहे हैं प्रेशर मशीन, इस पे हम लगा दे रहे हैं प्रेशर मशीन, ओके, ठीक, प्रेशर मशीन, ठीक। और जो ऊपर से हम डाल रहे हैं प्रेशर, क्या डाल रहे हैं, दाब डाल रहे हैं, दाब, ठीक है। देखो समझो बात को, देखो ये 100 ml पानी, ठीक, ये भी 100 ml पानी, ठीक, दोनों में 100 ml सेम मात्रा में पानी है। लेकिन हो ये रहा है कि जब हम इसको दबा रहे हैं, जब पानी भर के ऊपर से इसको दबा रहे हैं ऐसे, तो जो पानी के कण है वो पास आ जाएंगे। देखो समझो ध्यान से, ठीक। देखो ये ऐसे ही, तो ये एकदम शांत, इसके जो अणु है इस वाले पानी में जो अणु है वो ऐसे एकदम खड़े हैं, ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसके अणु है, उनके ऊपर लग रहा है प्रेशर, और जैसे ही प्रेशर लगेगा वो चीज़ क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो जब अणु आ जाएंगे पास, तो अभी इसके पहले आपने को बताया मैंने कि सांद्रता बढ़ाने पर जो अणु जो कण होते हैं जिससे पदार्थ मिलकर बना है वो पास आ जाते हैं, तो अभिक्रिया बढ़ जाता है, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। इसमें भी तो वही हो रहा है, जब हम दाब को ऐसे बढ़ा रहे हैं जो कण इसके वो और पास आएंगे। कोई चीज़ को दबाओगे तो वो चीज़ क्या होगी, और कम होगी। कम होने का मतलब है कि जो उसके अणु वो पास आ गए। जब अणु पास आ गए तो जब आप इसमें रंग डालोगे तो इसमें जल्दी घुलेंगे और इसमें घुलने में कम समय लेगा। इसका मतलब ये है कि दाब को बढ़ाने पर जो पदार्थ के कण होते हैं वो पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कारण लिख लेते हैं। कारण क्या लिख लें, कारण क्या है कि जब आप दाब को बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, इससे अणु पास जा पदार्थ के कण वो पास आ जाते हैं। क्या पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग बोले तो दर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट्स कर लो। सर अगला क्या है, इसको नोट्स कर लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। एक और है, वो है उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक। सर उत्प्रेरक क्या होता है बताएंगे, रुको जरा। ठीक, तो अगला है हेडिंग उत्प्रेरक। क्या, उत्प्रेरक। तो अगला है उत्प्रेरक, बोले तो कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, इसको बोलते हो उत्प्रेरक। सर उत्प्रेरक क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ ले लो, अगर वो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है अगर उसको घटा रहा है या बढ़ा रहा है। ठीक, कोई भी अगर मान लो चाय, ठीक, चाय छोड़ो, अगर आप कोई चीज़ सब्जी बना रहे हो, सब्जी आप बना रहे हो, अगर आपने उसमें नमक डाल दिया, तो जो सब्जी होती है वो जल्द बन जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक, इतना समझ लो कि जब आप किसी चीज़ में नमक को डाल देते हो तो वो चीज़ जल्दी बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा अंडा उबालते वक्त, जब अंडा कोई उबालता है और उसमें डाल देता है नमक, तो जो पानी होती है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अंडा जल्दी हो जाता है। ठीक, जल्दी पक जाता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नमक इसलिए डालते हैं कि अंडा अच्छे से उबल जाए, मतलब उसको छीलने पे आसानी से छिल जाए, लेकिन ये गलत है। जब हम अंडा उबालते वक्त जब हम उसमें नमक डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंडा जल्दी उबल जाता है। ठीक, तो जो नमक डालने पर पानी का जो तापमान था बढ़ गया, इसका मतलब अभिक्रिया बढ़ गई। समझ रहे हो। तो नमक क्या है, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक वह बाहरी पदार्थ होता है, सुन लो, उत्प्रेरक वह बाहरी पदार्थ होता है जिसको डालने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। ठीक, वो चीज़ कहलाती है उत्प्रेरक। क्या कहलाती है, उत्प्रेरक कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उत्प्रेरक, सचिन आवाज़ कम करा। उत्प्रेरक एक बाहरी पदार्थ होता है, एक बाहरी पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, बढ़ा या घटा देता है। ठीक, कोई भी पदार्थ ले लो, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे वह एक उत्प्रेरक है। क्या है, वह एक उत्प्रेरक है। ठीक, तो जैसे क्या क्या उत्प्रेरक हो सकता है। तो उत्प्रेरक मैं ले लो, अगर हम अंडे एग्जाम्पल ले रहा है, एग्जाम्पल। ठीक, अगर हम अंडा क्या है, एग्स है, अगर हम उसको उबाल रहे हैं, क्या करें, उबाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें क्या डाल दिए, नमक डाल दिए। ठीक, अगर हम इसमें नमक डाल दिए, तो जो ये उबल रहा है, ठीक, ये जो उबल रहा है उसकी दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। उबलने की दर, ठीक है, वो क्या है, वो बढ़ जाएगी।
ठीक। अगर हम एक को उबाल रहे हैं, ठीक, अगर इसको उबाल रहे हैं, अगर हम उसमें नमक डाल देंगे तो क्या होता है, अंडा जल्दी से उबल जाता है। जल्दी से उबलने का मतलब है कि उबलने की दर बढ़ गई, इसका मतलब कि उसमें अभिक्रिया बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गया, अभिक्रिया बढ़ गई। इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक, जैसे अगर एक मान लो एक गर्म पानी है, ठीक, गर्म पानी कोई भी पानी ले लो, 100 ग्राम पानी है और दो गिलास है, 2 गिलास, अगर उसमें 100 ग्राम पानी है, दोनों में कलर डालो, ठीक, और एक में चीनी डाल दो थोड़ी, एक में जो एक किसी गिलास में दोनों में कलर डाल दिए, लेकिन किसी गिलास में चीनी भी डाल दो। जब चीनी डाल दोगे तो उसमें जब चीनी घुल जाएगी ना, तो जिसमें चीनी घुल जाएगी उसमें कलर जल्दी से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या, अभिक्रिया बढ़ गई जिसमें चीनी था। तो चीनी एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक एक बाहरी पदार्थ होता है जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया के डालने पर, अभिक्रिया में डालने पर या तो वेग बढ़ जाएगा या तो वेग घट जाएगा, वो होता है उत्प्रेरक। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट्स कर लीजिए। एक दो हेडिंग और बचा है, उसको भी देख लेते हैं हम। आई होप आपने नोट्स कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये थे कुछ कारक, क्या थे, ये थे कुछ कारक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। और भी बहुत सारे क्या होते हैं, और भी बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे क्षेत्रफल बढ़ा दो तो अभिक्रिया बढ़ जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो 4 थे वो मेन चीज़ें थी। ठीक, और आपको बता दूं, अगर किसी भी चीज़ का जो तापमान है, ठीक, कोई भी पदार्थ बन रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उसका 10 सेंटीग्रेड आप तापमान बढ़ा देते हो तो लगभग जो उसकी अभिक्रिया की दर है वो दुगनी हो जाती है। मतलब कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दोगे तो जो चाय है वो दोगुना स्पीड से बनने लगेगा, दोगुनी स्पीड से बन जाएगा। मतलब कि बनने में कम समय लेगा क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो जो अगली हेडिंग है वो है रासायनिक समीकरण। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ नए गुणधर्म का निर्माण होता है और रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहला लेक्चर देख लीजिए। दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो आप हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण, क्या, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। क्या होगा, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक, सर रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ले लो हाइड्रोजन, क्या ले लो, हाइड्रोजन। ठीक, अब आप ले लो ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बनेगा, सर बोलोगे सर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लें तो जाहिर सी बात है बनेगा पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी। ठीक है, पानी, इतना हमने जाना, क्योंकि पानी किससे बनता है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो आप सर बोलोगे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H। ठीक है, H होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, सर ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O। ठीक, हाइड्रोजन का होता है H और ऑक्सीजन का होता है O, ये मिलने पे बनता है H2O। ठीक, इसको बैलेंस अभी देखो, बैलेंस करने के लिए तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक, बस इतना समझ लो कि हाइड्रोजन लिखने से अच्छा है आप लिख दो H। ठीक है, H2 इससे लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इसको हम संतुलित करेंगे, वो आपको बता दूंगा। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या बनेगा, H2O बोले तो पानी बनेगा। क्या बनेगा, H2O मतलब बनेगा पानी। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों
और उत्पाद, जो अभिकारक है, जो भाग ले रहा है, जो उत्पाद जो बन रहा है, उनके नामों के बदले, नाम लिख दिए वो मत लिखो, उसके बदले उनके सूत्र या अणु सूत्र का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, फिर से सुन लो ध्यान से। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों के नामों के बदले, नाम क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, क्या बना, पानी, नामों के बदले उनके सूत्रों या अणु सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक, ये है रासायनिक समीकरण है। ये नाम लिखा था तो नाम के बदले मैंने इसका सूत्र लिख दिया, अणु सूत्र लिख दिया, संकेत लिख दिया, सिंबल लिख दिया, पानी का H2 लिख दिया, तो ये बन गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो सब फर्जी है, बस इतना करना है कि सूत्र का प्रयोग करना है, अणु सूत्र का प्रयोग करना है या सिंबल का प्रयोग कर दो, नाम मत लिखो, सिंबल उम्बल का प्रयोग कर दो, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, केमिकल इक्वेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा सर और बताओ, एक और बता रहा हूँ। ठीक, ये तो क्या, ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक, क्या ये रासायनिक समीकरण। अब हम देखेंगे कि इसी में देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो दो समीकरण लिख रहा हूँ। ठीक, दो समीकरण, एक Na+Cl। अभी मैं बैलेंसिंग पे नहीं जा रहा हूँ, जब बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा तब आपको सब सिखा दूंगा, बस आप जितना पढ़ा रहे हो उतना सीखो। ओके, NaCl। ठीक, यहाँ पे बन जाएगा NaCl। ठीक है, एक और ले रहे हैं, एक ले रहे हैं Mg+O2। ठीक, ये बन जाएगा MgO। ये है सोडियम क्लोराइड, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर ये क्यों लिखवा रहा हूँ, कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वो आप सीखो। ठीक, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक हैं, जो बाएं साइड जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु दाएं साइड उत्पाद में हो, तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, बराबर, जब दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब बोले तो सर, संतुलित बोले तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होगी। जैसे ये एक सोडियम है, यहाँ भी एक सोडियम है, ये एक क्लोरीन है, यहाँ भी एक क्लोरीन है। कहने का मतलब सोडियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक। इसका मतलब कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे संतुलित। क्या बोलेंगे, संतुलित। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अच्छा एक ये इक्वेशन देखो, इसमें Mg कितना है, एक, यहाँ पे Mg एक, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पे कितने परमाणु है, 1 और 2, यहाँ पे 3 परमाणु है, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 2 परमाणु है। तो दोनों पक्षों में बाएं साइड और दाएं साइड, कहने का मतलब कि जो अभिकारक और उत्पाद है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है कंकाली, ये है कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक ये तीनों क्या है, ये रासायनिक समीकरण ही है। ठीक है, क्या है, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे मैं सोडियम नहीं लिख के उसका सिंबल लिख दिया Na, क्लोरीन को ना लिख के उसका सिंबल लिख दिया क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ना लिख के यहाँ पे सिंबल लिख दिया, अणु क्या लिखा, अणु सूत्र लिख दिया सोडियम क्लोराइड। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, एक चीज़ और बचा है, आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है,
अगला हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लास्ट है इस लेक्चर, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ठीक। अपने सोच को एकदम सीधा कर दो, अपने सोच को एकदम सही कर दो। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस सीखने का प्रयास करो, ठीक है। तो अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है सर, बता दो। तो देखो, सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लूँ हाइड्रोजन प्लस लूँ ऑक्सीजन, क्या लूँ, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन लूँ, ऑक्सीजन लूँ, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा H2O। संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ। अभी ये केमिकल जो रासायनिक समीकरण वो संतुलित हो गया है, ठीक। क्या हो गया, संतुलित। कैसे संतुलित करते हैं मैं आपको बता दूंगा, इसकी टेंशन ना लो। अगला लेक्चर वही है, ठीक। अगला लेक्चर वही है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और इसे संतुलित कैसे करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे 4 परमाणु, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 परमाणु, ठीक। यहाँ पे भी देखो 2 और 2 4, यहाँ पे दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 में होगा तो ये भी 2 है, एक नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा है इसलिए 2 हो गया। और 2 ये 2 2 दूनी 4 और 2 का गुणा इसमें 2 ये है। इसका मतलब कि 4 और 2 6, ये भी 4 और 2 6, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने ये लिया 50 ग्राम 50 ग्राम हाइड्रोजन लिया, ठीक, और इसको लिया 50 ग्राम ऑक्सीजन लिया, ठीक। 50 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 50 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो ये बताओ कि पानी कितना बनेगा। तो आप लोग सर आपने 50 ग्राम ये लिया और 50 ग्राम ये लिया, तो पानी बनेगा 50 टोटल 100 ग्राम पानी बनेगा। कितना बनेगा, 100 ग्राम पानी बनेगा। कितना ग्राम, 100 ग्राम पानी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितनी चीज़ें पहले लोगे बनाने के लिए, तो बनेगा, तो बनने के बाद भी तो उतनी ही चीज़ें होंगी, उतना ही ग्राम होगा। अगर आपने 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम पानी अगर आपने लिया है दाल बनाने के लिए, तो जब दाल बन जाएगा तो वो तो 100 ग्राम कितना हो गया, 200 ग्राम। दाल बनने के बाद भी तो 200 ग्राम ही रहेगा, वो बढ़ थोड़ी जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने आधा किलो दूध लिया, आधा किलो दूध 100 ग्राम चीनी, ठीक, आधा किलो दूध 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम चाय पत्ती, टोटल 700 ग्राम हो गया। अगर आपने वो मिला दिया, अगर आप चाय बनाएंगे, जो चाय बनेगा वो भी तो 700 ग्राम होगा, ठीक। कहने का मतलब है कि जो द्रव्यमान वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है, न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना वजन, जितनी मात्रा में आप यहाँ लेंगे अभिकारक को, उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनेगा। ना द्रव्यमान घटेगा ना द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक। आप जितना लोगे उतना ही बनेगा, ठीक। एक बार और समझाते तो ध्यान से सुन लो, ठीक। कहने का मतलब है, अगर आप ये 100 ग्राम लेते, तो 100 ग्राम और 100 ग्राम 200 ग्राम, जो पानी बनता वो भी 200 ग्राम बनता। क्या बनता, 200 ग्राम बनता। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट मे बी चेंजेड फ्रॉम वन टू फ्रॉम अनदर इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा, कहीं से बनेगा नहीं अपने आप आके, ना तो नष्ट होगा। जितना आपने पहले लिया है बनने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इसको लिख देता हूँ, ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है, ना ही नष्ट होता है। ठीक है, तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट मे बी चेंजेड फ्रॉम वन टू फ्रॉम अनदर। द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसका जितना भी ये जो पढ़ा है मैंने, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस यूट्यूब जो चैनल है उसमें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो वाले डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया को जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक, अगर आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण दे दे तो उसको आप संतुलित करना कैसे सीखेंगे, वो सिखाएंगे हम। और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम इसी में धीरे धीरे करते जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।